नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। दी केरला स्टोरी ये फिल्म अभी पिछले महीने रिलीज हुई थी और ऐसा माना जाता है कि इस एक डेढ़ महीने में इसने रिकॉर्ड प्रॉफिट कमाया है। इस फिल्म की लागत करीब 30-40 करोड़ थी और कल परसों ही मैं पढ़ रहा था कि ये अभी तक 250 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा चुकी है। यानी कि अपनी लागत से ये 6 या 7 गुना ज़्यादा पैसा इसने बनाया है। और ऐसा लोग कहते हैं कि ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बड़ी बड़ी फिल्मों से, जैसे पठान हुआ या बाहुबली हुआ, उससे भी ये ज़्यादा इस पिक्चर ने कमाया है। अब किसी राज्य में इसको बैन करने की बात हुई, केस सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल अंदाजी करने से मना कर दिया और कहीं पर इस पिक्चर को टैक्स फ्री भी बनाया गया और किसी राज्य में इस फिल्म को देखने के लिए आधिकारिक रूप से छुट्टी भी दी गई। ये शोर शराबा उत्तरी राज्यों में ज्यादा हुआ। दक्षिण के राज्यों में थोड़ा सा इस पे हलचल जरूर हुई थी, तमिलनाडु में, लेकिन ज्यादातर किसी ने इस पिक्चर को देखा नहीं और थोड़े ही समय में सब इसके बारे में भूल गए। लेकिन उत्तरी राज्य, खासकर जहां पर बीजेपी शासन है, वहां पर इस फिल्म को खबर में रखा जा रहा है, इस उम्मीद से कि इससे उन्हें आने वाले चुनावों में कुछ फायदा जरूर होगा। हालांकि हम और आप सब ये जानते हैं कि इस फिल्म का मकसद यही था कि समाज को धर्म के आधार पर विभाजित करना और किसी तरह से चुनाव में उसका फायदा उठाना। अब ये दाल दक्षिण में तो गली नहीं है, तो क्यों ना अब उत्तर में इसको फिर से ट्राई किया जाए। चुनाव भी तो अब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में होने वाले हैं। अब आज के इस एपिसोड में मैं बात करूंगा दी रियल केरला स्टोरी के बारे में। ये उस केरला स्टोरी से बहुत ज्यादा भिन्न है। आज के इस एपिसोड को आप अंत तक जरूर देखें। इसकी वजह यह है कि जो भी डेटा मैं इस एपिसोड में आज आपको दिखा रहा हूं, उससे आपको ये पता चलेगा कि वास्तविक तौर पर केरला बाकी देश से कितना आगे निकल चुका है। ये वही केरला है जिसको हमारे राजनीतिक, खासकर बीजेपी वाले, नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि इस रियल केरला स्टोरी को देखने के बाद, चाहे वो विपुल शाह हो या अमित शाह, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या सुशील मोदी हो, चाहे वो जेपी नड्डा हो या योगी आदित्यनाथ हो, मेरा मानना है कि इन सब के सर थोड़ा सा शर्म से जरूर झुकने चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से निवेदन है कि अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और अगर ये प्रोग्राम आज का आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और लाइक करें। केरला को गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है। ये टैगलाइन केरला टूरिज्म के कहने पर वॉल्टर मेंडेस, जो उस समय मुद्रा एडवर्टाइजिंग एजेंसी के क्रिएटिव डायरेक्टर थे, उन्होंने ये टैगलाइन केरला टूरिज्म के लिए बनाई थी। और कुछ हमारे भटके हुए भक्त जो ये कहते हैं कि केरला में मुस्लिम लोग ज्यादा हैं, वो इस डेमोग्राफिक चार्ट को देख लें। ये 2011 के सेंसस के मुताबिक है। केरला में हिंदुओं की तादाद लगभग 55% है और मुस्लिम्स की 26 से 27% है। क्रिश्चियन लोग 18-18.5% हैं और बाकी अन्य कम्युनिटीज, बुद्धिज्म, जैन, सिखिज्म, वो सब मिला के एक बहुत ही छोटी परसेंटेज है। तो पहली गलतफहमी कि केरला एक मुस्लिम डोमिनेटेड राज्य है, ये बात बिल्कुल गलत है। केरला की जनसंख्या आज अनुमान की जाती है कि 3,58,00,000 के करीब है। यहाँ की पर कैपिटा जीडीपी 2,28,000 के ऊपर है। अगर आप इसको यूपी से कंपेयर करें तो उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम करीब 70,000 रुपये है और बिहार की करीब 54,000 रुपये। मेल लिटरेसी यानी कि पढ़ाई लिखाई में वहाँ पे जो आदमी लोग हैं वो 96% वहाँ पर पढ़े लिखे हैं, और फीमेल लिटरेसी यानी कि औरतों की पढ़ाई लिखाई 92% महिलाएं वहाँ पर पढ़ी लिखी हैं। ये एक ऐसा राज्य है जहाँ पे फीमेल्स का रेशियो मेल से ज़्यादा है। 1000 मेल पर 1084 फीमेल्स हैं।
तो कहीं पर अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन अगर लागू होता है तो वो एक ही स्टेट है पूरे हिंदुस्तान में और वो है केरला। अब मैं आपको केरला के बारे में कुछ डेटा दिखाऊंगा और इस डेटा को मैं कंपेयर करूंगा हिंदी राज्य यानी कि हिंदी बेल्ट के स्टेट्स से। हिंदी बेल्ट के स्टेट्स मैंने इसलिए चुने हैं कि ये वो ज़्यादातर राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी इस समय शासन में है और इस समय ही नहीं, काफ़ी सालों से 15-20 साल से यहाँ पर बीजेपी की सरकारें हैं। और इन राज्यों में जैसे ही चुनाव आते हैं धर्म के आधार पर एक तनाव क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा उत्तराखंड में मुसलमानों की दुकानों पर जाकर क्रॉस मारा जा रहा है और उन्हें वहां से निकाला जा रहा है। और ऐसे ही योगी आदित्यनाथ भी हमेशा 80-20 की बात करते रहते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स हमारे देश के राज्यों में। इस ग्राफ को आप पढ़ने की कोशिश मत करिए, मैं आगे इसे डिटेल में दिखाऊंगा। केवल मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया का एवरेज ये सफ़ेद लाइन है जो कि पॉपुलेशन बढ़ने का दर 1.25% है सालाना। और इसके इधर ये लाल और पीले राज्य हैं काफ़ी सारे जो हमारे देश की औसतन दर से ज़्यादा हैं। और फिर काफ़ी सारे राज्य हैं जो हमारी एवरेज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से कम है। जनसंख्या ग्रोथ रेट में जो सबसे कम दर है जिनकी वो है तमिलनाडु 0.58%, केरला 0.63%, आंध्रा 0.67, तेलंगाना 0.72 और कर्नाटका 0.94। बाकी सब राज्य 1% से यहाँ जो दिखाए गए हैं वो 1% से कम है। अब देखिए कुछ ऐसे राज्य उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो हिंदुस्तान की ग्रोथ रेट से ज्यादा है। बिहार 1.81% सबसे ऊपर है। मध्य प्रदेश 1.61%। गुजरात ये एक सरप्राइज एंट्री है, यहाँ तो गुजरात मॉडल चल रहा था 1.54%। 1.51 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड 1.31 और आसाम बिल्कुल मार्जिन पर है 1.23%। तो बिहार लगभग केरला के कंपेयर 3 गुना ज्यादा तेजी से वहां की पॉपुलेशन बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन केरला के मुताबिक 2.5 गुना ज्यादा बढ़ रही है और आसाम की 2 गुना ज्यादा बढ़ रही है। तो रीजन वाइज अगर हम एवरेज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखें तो हिंदी बेल्ट जिसमें 6 राज्य आते हैं, उन 6 राज्यों का मैं आगे जिक्र करूंगा, उसकी पॉपुलेशन 1.61% से औसतन हर साल बढ़ रही है। उधर दक्षिण के राज्य जिसमें 5 राज्य आते हैं उसकी पॉपुलेशन 0.71% के हिसाब से आ रही है। तो आप खुद ही ये अंदाजा लगा लीजिए कि हिंदी बेल्ट दक्षिण के मुकाबले 2 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब इस पॉपुलेशन ग्रोथ में जो एक नॉर्थ साउथ डिवाइड बनता जा रहा है उसका आगे चलकर क्या असर होगा वो मैं किसी और एपिसोड में किसी दिन आपको समझाऊंगा। लेकिन ये याद रख लीजिए कि जो हमारी नई पार्लियामेंट बनी है उसमें 542 सीटों से ज़्यादा जगह बनाई गई है। और आगे चल के अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जनसंख्या के आधार पर फिर से डीलिमिट होंगी तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कौन से राज्य हैं जहां से हमारे एमपीज ज़्यादा आएंगे। आज के एपिसोड के लिए जो मैंने राज्यों का क्लासिफिकेशन किया है उसके मुताबिक जो 6 राज्य हिंदी बेल्ट में हैं वो हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। और साउथ में 7 राज्य जो हैं उसमें एक यूनियन टेरिटरी है अंडमान निकोबार, एक यूटी है पौंडीचेरी और फिर राज्य हैं केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना और कर्नाटक। आगे का डेटा मैंने नीति आयोग की इस रिपोर्ट से लिया है, इंडिया नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बेसलाइन रिपोर्ट। ये पब्लिश हुई थी 2021 में और डेटा इसमें जो इस्तेमाल किया गया है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 का है।
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में काफ़ी तरह के सर्वे हुए थे, तो नीति आयोग ने इस रिपोर्ट में इसका एस्टिमेट किया है कि देश में हर राज्य में कितने गरीब लोग हैं, लेकिन एक ही पैरामीटर नहीं इस्तेमाल किया है, इसीलिए इस रिपोर्ट को मल्टी डायमेंशनल बोलते हैं। नीति आयोग ने 3 डायमेंशंस का जिक्र किया है। पहला है हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, दूसरा है एजुकेशन यानी कि शिक्षा, और तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि लोगों का जीवन स्तर। हर डायमेंशन में फिर कुछ इंडिकेटर्स या पैरामीटर्स का जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य की। इसमें 3 इंडिकेटर्स हैं। न्यूट्रिशन यानी कि पोषण कैसा हुआ है, चाइल्ड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी या इन्फेंट मोर्टेलिटी, 5 साल की उम्र से पहले कितने बच्चे मर जाते हैं, और मैटरनल हेल्थ, माँ का स्वास्थ्य। हर इंडिकेटर में टॉप 3 परफॉर्मिंग स्टेट्स कौन सी हैं ये लिस्ट में दिखाऊंगा, और बॉटम 3 कौन सी हैं ये लिस्ट दिखाऊंगा, और आप इसको ध्यान से देखें और फिर कंपेयर करते चलें। सबसे पहले स्वास्थ्य के इंडिकेटर्स देखिए। न्यूट्रिशन यानी पोषण, जो सबसे नीचे 3 राज्य हैं, बिहार सबसे नीचे, उसके बाद झारखंड, उसके बाद मध्य प्रदेश, और जो सबसे अच्छा परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं इसमें सबसे ऊपर है सिक्किम, दूसरे स्थान पर केरला और तीसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश। चाइल्ड मोर्टेलिटी पर उत्तर प्रदेश सबसे खराब परफॉर्मेंस है, बिहार उसके बाद आता है, मध्य प्रदेश नीचे से तीसरे स्थान पर, और बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है केरला, उसके बाद गोवा और सिक्किम। मैटरनल हेल्थ यानी कि माँ का स्वास्थ्य, बिहार सबसे खराब परफॉर्मेंस, उसके बाद उत्तर प्रदेश और फिर झारखंड। केरला सबसे अच्छा परफॉर्म करता है इस पर, सिक्किम दूसरे नंबर पर और तीसरे पर तमिलनाडु। और यहीं पर एक दी रियल केरला स्टोरी बनती जा रही है। दूसरे स्थान पर बात करते हैं अब एजुकेशन की यानी कि शिक्षा की। इसमें 2 इंडिकेटर्स हैं। सबसे पहला है ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, बच्चे कितने साल तक स्कूल जाते हैं जिसके बाद वो बंद कर देते हैं स्कूल जाना। इसमें सबसे नीचे आता है बिहार, नीचे से दूसरे नंबर पर मेघालय और नीचे से तीसरे नंबर पर झारखंड। सबसे अच्छा परफॉर्मिंग स्टेट है केरला, हिमाचल प्रदेश और फिर गोवा। स्कूल अटेंडेंस सबसे खराब परफॉर्मेंस है बिहार, उसके बाद यूपी, फिर राजस्थान, और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस फिर से केरला, हिमाचल और गोवा का है। और अंत में बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, जिसमें 7 इंडिकेटर्स हैं। ये लिस्ट मैं हर राज्य का हर इंडिकेटर का पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, लेकिन जो ये 7 इंडिकेटर्स हैं वो हैं कुकिंग फ्यूल, इसमें सबसे नीचे है बिहार और सबसे ऊपर है गोवा। सैनिटेशन सबसे खराब है झारखंड, दूसरे पे बिहार, सबसे अच्छा केरला, सिक्किम। ड्रिंकिंग वाटर यहाँ पे बिहार टॉप 3 में है, बॉटम 3 में मणिपुर, मेघालय और आंध्र है। बिजली के मामले में बिहार, उत्तर प्रदेश सबसे खराब है, सबसे अच्छा गोवा, पंजाब। हाउसिंग मणिपुर, अरुणाचल सबसे खराब है, केरला, गोवा सबसे ऊपर है। एसेट्स में नागालैंड, मेघालय यानी नॉर्थ ईस्ट में कम डेवलपमेंट है, पंजाब, केरला, गोवा में सबसे अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। बैंक अकाउंट नागालैंड, बिहार में सबसे खराब है बैंक अकाउंट खोलने की दर, और सबसे अच्छा हिमाचल और त्रिपुरा में। तो इस मल्टी डायमेंशनल सर्वे, पॉवर्टी सर्वे की समरी ये है। ये 12 इंडिकेटर्स का मैंने जिक्र किया, इसमें से बिहार 10 जगह लोएस्ट 3 में है और बेस्ट में 1 जगह है। उत्तर प्रदेश इन 12 में से 4 जगह वो लोएस्ट 3 में है, बेस्ट वो किसी भी जगह नहीं है। मध्य प्रदेश 2 जगह लोएस्ट 3 में है, झारखंड 5 जगह लोएस्ट 3 में है, और केरल कहीं भी लोएस्ट 3 में नहीं है, बल्कि वो 12 में से 8 जगह बेस्ट 3 में है और ज़्यादातर जगह वो पहले नंबर पर है। अब बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड और केरल, इसका आप खुद एनालिसिस कर लीजिए कि पिछले 20 साल में, सन 2000 के बाद जब से हमारी इकोनॉमी ओपन हुई है, तब से इन राज्यों में किन की सरकारें हैं।
और क्यों ये राज्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उधर केरल में बीजेपी आज तक बिल्कुल नहीं आई है, कोई भी इलेक्शन में नहीं जीती है और किसी भी गठबंधन में भी नहीं है। वहां पे ज्यादातर लेफ्ट फ्रंट या यूडीएफ या एलडीएफ यही सरकारें वहां पर रही हैं। और क्यों केरला सबसे अच्छा राज्य बन गया है। और प्रधानमंत्री अभी जब कर्नाटक में कैंपेन कर रहे थे तो क्या उनको ये शोभा देता है कि वो कैंपेनिंग के टाइम ये बोल रहे थे कर्नाटक वालों को कि ध्यान रहे कि आपके बगल में केरला राज्य है। तो इन इलाकों में, इन रीजन्स में नीति आयोग के हिसाब से कितने प्रतिशत मल्टी डायमेंशनल गरीब लोग हैं। हिंदी बेल्ट में 38% मल्टी डायमेंशनल गरीबी है। उत्तर भारत में 11%, ईस्ट में 25%, वेस्ट में 13% और साउथ में केवल 7% गरीबी है। नॉर्थ ईस्ट में 20%, दिल्ली में 5%, इंडिया का एवरेज 25% इस हिसाब से बनता है। ये अंत में मैं एक डेटा आपको जरूर दिखाना चाहता हूँ। ये है अर्बन रूरल डिस्पैरिटी, यानी कि शहरों के मुकाबले हमारे गांव में कितने गुना वहां पर गरीबी है। और ये आपको चौंका देगा क्योंकि पहले 3 स्थान पर छोटी स्टेट्स हैं, मेघालय, हिमाचल या जम्मू एंड कश्मीर। इसमें अपने शहरों के मुकाबले गांव में 5 गुना या 4.5 गुना ज्यादा गरीबी है। लेकिन ये पहाड़ी इलाके हैं तो यहाँ पे ये बात समझ आ जाती है कि हम उनके गांव में एक्सेसिबिलिटी का और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। लेकिन बाकी सारे देश में जो बड़े राज्य हैं उसमें सबसे ऊपर आता है गुजरात। जी वही गुजरात मॉडल वाला गुजरात। यहाँ पे हमारे देश में सबसे ज्यादा डिस्पैरिटी है शहरों और गांव में। 4-4.5 गुना ज्यादा गुजरात के गांव वहां पर गरीब हैं वहां के शहरों के मुकाबले। और दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। तो नॉर्थ साउथ डिवाइड बहुत ही सीधे तरह से आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। अब आप इसको उन सरकारों का परफॉर्मेंस बोलिए या नॉन परफॉर्मेंस बोलिए, ये आपके ऊपर है। और ये भी आपके ऊपर है कि आने वाले चुनाव में आप किसको वोट देते हैं। आप उनको देंगे जो कि सही में विकास करते हैं, जो पार्टियां देश हित में बात करती हैं, या उनको वोट देंगे जो सामाजिक या धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा कर रहे हैं। और जिन राज्यों में वो हैं वहां पे कोई भी विकास पिछले 20 साल में नहीं हुआ है। ये डेटा खुद सरकार का है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।